हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनेश मैथमेटिक्स। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग क्लास चल रहा था मैथ का। इससे पहले आज हम लोग साइंस का क्लास लेंगे। साइंस का क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे हम भौतिकी। तो भौतिकी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाएंगे, है ना। चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है हम लोग को, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसको जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। क्योंकि बहुत सा पॉइंट इसमें प्रकाश का परावर्तन से मिलता जुलता रहेगा। तो आपको इस लेसन को पढ़ने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको पहला चैप्टर पढ़ना होगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो अगर आप पहला चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो हल्का फुल्का यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड बातें को बताएंगे हम। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। तो लिखा हुआ है पहला, यहाँ पर जो इसका हेडिंग है वो क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि प्रकाश है क्या, प्रकाश कहते किसको है। तो हम बताए थे प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इन्हीं प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम कोई वस्तु को देख पाएंगे क्या? नहीं ना। तो प्रकाश क्या है, समझ में आ गया आप लोग को। पहला पॉइंट क्या बोले हम, प्रकाश। या बोल सके प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। समझ में आ रहा है? तो यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए एक कारक काम करता है जिसका नाम क्या है, प्रकाश है। प्रकाश को इंग्लिश में हम लोग लाइट बोलते हैं। तो प्रकाश के बारे में और भी चीज बताया गया था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है ना। अच्छा, प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड निर्वात में। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो हम लोग बोलेंगे निर्वात में। किसमें होती है? निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। समझ में आ गया ना। तो प्रकाश और भी बोल सकते, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। और बोल सकते प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। फिर बोल सकते हैं प्रकाश रंगहीन होते हैं, प्रकाश नगण्य होते हैं। प्रकाश को देखा जा सकता है? नहीं। प्रकाश का कोई अपना रंग होता है? नहीं, है ना। प्रकाश श्वेत होता है। कैसा होता है? श्वेत। और श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण से बना होता है, जिसको संक्षेप में बैजानी या पिनाला कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैजानी या पिनाला। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? तो प्रकाश के बारे में आप लोग अच्छे समझ में आ गया। अब यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर अगर आप पढ़े होते तो प्रकाश का परावर्तन रहता है। क्या रहता है? तो परावर्तन में प्रकाश किरणें किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है और वापस उसी दिशा में लौट जाती है जिस दिशा से आती है। तो आपका हो गया प्रकाश का परावर्तन। क्या हो गया वो? लेकिन आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में हम लोग को प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। अपवर्तन के बारे में पढ़ना है हम लोग को चैप्टर नंबर 2 में। तो अब यहाँ पर हम लोग पहले ये जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। यानी प्रकाश का अपवर्तन है क्या, इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। दूसरा पॉइंट लिखे, पहला पॉइंट में क्या लिखा? प्रकाश। तो प्रकाश के बारे में सारी चीज बता दिए। दूसरा पॉइंट लिखे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो हम बोलेंगे जब प्रकाश के किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपनी पथ से हल्का विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हम क्या बोले, ध्यान से सुनिएगा। सपोज यहाँ पर
दो माध्यम है, एक माध्यम इसको लेते हैं हवा, अब एक माध्यम को लेते हैं हम लोग पानी। क्या लेते हैं? एक माध्यम है हवा, एक माध्यम क्या है? पानी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो सतह आप देख रहे हैं ये दो माध्यमों को अलग कर रही है। दो माध्यमों क्या कर रही है? अलग कर रही है ना। एक माध्यम को देखो हवा बोला है, एक माध्यम को क्या बोला है? पानी बोला है। तो यहाँ पर दो अलग अलग माध्यम हो गए। अभी क्या है कि इसका डिफिनेशन यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, तो समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। सपोज कि ये प्रकाश आ रही है, ठीक है, प्रकाश आ रही है, तो ये आने वाली प्रकाश जो है इसको बिल्कुल ऐसे निकलना चाहिए, इस तरह से निकल जाना चाहिए, है ना। आने वाली प्रकाश जो देख रहे हैं आप वो इस प्रकार से क्या होना चाहिए था? निकल जाना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार न निकल के ये जो होती है प्रकाश इस प्रकार से निकल जाती है, या तो इधर निकल जाएगा और नहीं तो ऐसे मुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? या तो इधर निकलेगा या तो वो साइड निकल गया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? आप यही ना देख रहे हैं कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में गई तो अपनी पथ से हल्का क्या हो गई है? विचलित हो गई। क्या हो गई? विचलित मतलब होता है मुड़ जाना। विचलित का मतलब क्या होता है? मुड़ जाना, यानी अपनी पथ से हल्का मुड़ जाती है। क्या होती है? तो उसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पर देखिए प्रकाश गिरने की दिशा जो है एक्चुअली में ये वाला है, इसको ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही दूसरे माध्यम में गया वो क्या हुआ? या तो इधर मुड़ जा रहा है या तो फिर इधर मुड़ जा रहा है। तो अपने पथ से विचलित हुआ कि नहीं हुआ? विचलित हो गया। तो इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? क्लियर है? तो अगर आप लोग से कोई पूछेगा कि प्रकाश का अपवर्तन से क्या समझते हैं, तो बेहिचक बोलना है कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से हल्का विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे मैं अगर कहे तो इस प्रकार से बना के फिगर समझा दीजिएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो डिफिनेशन को नोट करके आप लोग जैसे में इसको उतार सकते हैं ना। अभी डिफिनेशन हम बोले थे ना, उसको नोट करके इसको आप ऐसे उतार सकते हैं जैसे में। ठीक है। तो अपने पथ से विचलित हो जा रही है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात बोले जा रहे हैं हम, पारदर्शिक माध्यम। पारदर्शी माध्यम बोल रहे हैं तो हवा ये प्रकाश के गमन के आधार पर माध्यम को दो वर्गों में बांटा गया है। माध्यम को दो वर्गों में, एक बोला था पारदर्शी, सॉरी एक माध्यम दो होते हैं, सघन और विरल। सघन और विरल। आप लोग हम बोले थे आप लोग को कि प्रकाश के आवागमन के आधार पर वस्तु को तीन वर्गों में बांटा गया था, है ना। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तो पारदर्शी में आपको बताया गया था कि जब प्रकाश किरणें क्या होती है कि प्रकाश किरणें क्या होती है ना कि किसी वस्तु से टकरा कर पार हो जाती है। क्या होती है? आर पार हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी। क्या बोलते हैं? और पारभासी बोलते हैं कि कुछ ही किरणों का कुछ ही भाग पार हो पाती है। वस्तु से प्रकाश की किरणें कुछ ही भाग पार हो पाती है तो उसको हम लोग पारभासी बोलते थे। और जिससे प्रकाश की किरणें टकरा कर वापस लौट जाती है, यानी आर पार नहीं हो पाती है, तो उसको बोला जाता है अपारदर्शी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर पारदर्शी का मतलब समझ में आ गया आप लोग को? आ गया ना। यानी कोई वस्तु होगा जिससे प्रकाश किरणें आसानी से आर पार हो जाएगी। आसानी से क्या हो जाएगी? तो उस वस्तु को हम लोग बोलेंगे पारदर्शी वस्तु। क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर देखिए ये पारदर्शी वस्तु दोनों ही है, हवा और पानी दोनों क्या है? पारदर्शी वस्तु है। यानी इसमें भी प्रकाश किरणें पार होती है और इसमें भी प्रकाश किरणें पार होती हैं। अब यहाँ पर माध्यम की बात करते हैं तो माध्यम दो होते हैं। माध्यम कितने होते हैं? दो। माध्यम, है ना। माध्यम कितने होते हैं? दो होते हैं। एक को बोला था सघन माध्यम और एक को बोला था है विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम।
सघन और दूसरा क्या है? विरल माध्यम। सघन माध्यम और सघन माध्यम और विरल माध्यम बोलेंगे। अब यहाँ पर है क्या कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है? तो सघन माध्यम और विरल माध्यम को बांटा जाता है प्रकाश की चाल के तुलना के आधार पर। प्रकाश के चाल के तुलना के आधार पर माध्यम को दो वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? दो। एक को बोला गया सघन और एक को बोला गया विरल। सघन और विरल बोला गया। समझ में आ रहा आप लोगों ने? तो यहाँ पर है कि प्रकाश के चाल के आधार पर, यानी तुलना, प्रकाश के चाल में तुलना किया गया और उसी के आधार पर माध्यम को दो वर्गों में बांटा गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब किसी को हम सघन और किसी को विरल कब कहेंगे? बिना तुलना किए हुए हम नहीं बता सकते कि कौन सघन और कौन विरल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में अगर हम बोलते हैं ये जो है एक लाइन हम खींचे ना अभी, क्या ये लाइन बड़ा है या छोटा है? तो क्या बोलिएगा आप लोग? छोटा बोलिएगा। हाँ, क्या है ये, बड़ा है या छोटा है? छोटा है ना। आप लोग यही कह रहे कि छोटा है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि सर ये किससे बड़ा किससे छोटा है ना? अगर हम एक और लाइन खींच दे ये वाला, तो बताइए कि अब ये बड़ा है कि छोटा है? बड़ा। तो इसके साथ कंपेयर किए तब ना बोल रहे हैं ये बड़ा है। अगर अब ये हम खींच दे तब क्या कहिएगा इसको? छोटा। अब क्या है ये? छोटा है। तो दूसरे के साथ कंपेयर में नहीं छोटा बड़ा हो जा रहा है कि नहीं? ये इसके साथ कंपेयर किए तो ये बड़ा हो गया, इसके साथ कंपेयर किए तो ये छोटा हो गया। तो किसी दूसरे वस्तु के साथ या दूसरे लाइन के साथ जब कंपेयर किए, तुलना किए, तभी क्या हो जा रहा? बड़ा या छोटा हो जा रहा। उसी तरह से सेम बात यहां पर है कि सघन और विरल जो है प्रकाश के चाल के तुलना के आधार पर, प्रकाश के चाल के तुलना के आधार पर माध्यम को दो वर्गों में बांट दिया गया। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, अब यहाँ दो लाइन हो गया, तो अब एक को बोलेंगे ये छोटा है ये बड़ा है, बोलेंगे ना। तो उसी तरह से यहाँ बोलेंगे कि एक सघन और एक विरल है। अब देखिए सघन माध्यम किसको कहते हैं? तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। प्रकाश की चाल कम होती है, उसे क्या बोलेंगे? यहाँ लिख देते हैं जिस माध्यम लिख देते हैं ना। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसको क्या बोलते हैं? सघन माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है तो उसे क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग क्या? विरल माध्यम। क्या बोलेंगे? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी उसको बोलेंगे सघन, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसको बोलेंगे विरल। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं हवा और पानी का। हवा और पानी का, तो हवा में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख में हो गया जी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है ना? यानी यहाँ कहा जा रहा है कि एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? 3 लाख किलोमीटर। लेकिन अगर पानी की बात करती है तो 2,25,000 किलोमीटर होती है। कितना होती है? 2,25,000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसमें प्रकाश चलती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हवा में प्रकाश की चाल अधिक है और पानी में प्रकाश की चाल कम है। तो जब प्रकाश की चाल अधिक है तो इसको बोलेंगे विरल माध्यम। क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखें पानी, तो पानी में क्या है? प्रकाश चाल इसके अपेक्षा में कम है, इसके अपेक्षा में कम है, तो ये हो गया सघन माध्यम। क्या हो गया?
अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सभी जगह पानी सघन ही रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी जगहों पर पानी जो है क्या है, सघन हो। पानी भी विरल माध्यम बन सकता है। कैसे? अब यहाँ पर तुलना करते हैं पानी और कांच की, पानी और कांच की तुलना करते हैं। तो एक पानी लिए हुए हैं, दूसरा क्या है, कांच है ना। तो पानी में प्रकाश की चाल तो अभी हम बता दिए कितना होता है, 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन अगर कांच की बात करते तो कांच में होता है 2 लाख किलोमीटर, कांच 10,000 10,000 लाख हो गया ना, 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी में कांच की अपेक्षा अधिक है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल पानी में कांच की अपेक्षा क्या हो गया, अधिक हो गया, और कांच में क्या है, कम है। तो यहाँ पर जो बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो पानी है अब ये हो गया विरल माध्यम। क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। समझ में आ गया आप लोग को। और यहाँ जो कांच है वो क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। क्या हो गया, सघन माध्यम और विरल माध्यम। आप लोग समझ में आ गया ना, कोई डाउट है? चलिए इसका पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या पानी सभी जगह पर सघन माध्यम होगा? नहीं, पानी भी विरल माध्यम होगा, है ना। क्या भी जब इसके तुलना में किसी दूसरे वस्तु में प्रकाश की चाल कम हो जाएगी तो पानी हो जाएगा विरल और वो वस्तु हो जाएगा सघन। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं पानी और कांच का। तो पानी में प्रकाश की चाल कांच की अपेक्षा में अधिक है, तो उसको हम लोग बोल देंगे विरल। और कांच में प्रकाश की चाल पानी की अपेक्षा कम है तो बोल देंगे सघन। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो हवा और पानी में प्रकाश की चाल कम है तो इसको बोल देंगे सघन माध्यम, और हवा में प्रकाश की चाल अधिक है तो इसको बोल देंगे विरल माध्यम। क्या बोल देंगे, विरल माध्यम। तो माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार समझ में आए आप लोग को। एक को बोलेंगे सघन और एक को बोलेंगे जिसमें प्रकाश की चाल कम ओकरा बोलेंगे सघन, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक उसको बोलेंगे विरल। सघन मतलब घनापन, सघन मतलब घनापन, है ना। चमक रहा है, इसको बंद कर दीजिए। चलिए देखिए, तो इसमें किसी प्रकार के क्लियर कोई डाउट है? नहीं है ना, इसको क्लीन कर दें अब। तो अब हम लोग यहाँ समझेंगे प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। तो सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन घटना को आप लोगों को दिखाए थे, उसको फिर से एक बार फिगर को ड्राइंग करेंगे, हम छापेंगे। इस तरह से था ना, ये हवा, ये क्या है, पानी, ठीक है ना। तो कोई प्रकाश है जो इस प्रकार से आ रही है, आप लोग स्ट्रेट लाइन खींचेगा स्केल के माध्यम से, है ना। तो इसको निकलना चाहिए था बिल्कुल इस प्रकार से, है ना बाबू, थोड़ा तिरछा हो गया, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से ना निकल के ये अपने पथ से हल्का क्या हो जाती है, विचलित, और इस प्रकार से निकल जाती है ना। इस प्रकार से क्या होती है, निकल जाती है। और यहाँ पर एक लंब खींचा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो यहाँ पर आप समझिएगा, आप ध्यान से, ये हुआ अपवर्तक सतह, अपवर्तक, ये आपका हो गया अभिलंब। सारा चीज हम बात बताएंगे आप लोग को। इसको बोलते हैं आने वाला किरण, तो आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित है ना। ये हो गया परावर्तित किरण। ये क्या हो गया, क्या अपवर्तित जी, अपवर्तित होगा, परावर्तित सर, यहाँ परावर्तन हो रहा है, परावर्तित होगा।
ये हो गया अपवर्तित किरण। क्या हो गया? जिसको बोला जाता है आपतन बिंदु। ठीक है, जिसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण आई। इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। इसको बोला जाता है आर। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर देखिए, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या को अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। सबसे पहले ये मालूम हो जाए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से हल्का विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये बात आपको बहुत बार हम बता चुके हैं। अब यहाँ क्या है कि ये जो आने वाली किरण है ना, ये आने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण बोलते हैं इसको, है ना। आपतित किरण किसे कहेंगे? एक माध्यम में आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। कोई दिक्कत है? उसके बाद है आपतन बिंदु। दूसरा क्या है? आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आकर आपतित किरण टकराती है, जिस बिंदु पर आकर आपतित किरण टकराती है उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? तो आपतित किरण और आपतन बिंदु के बारे में आप पहला चैप्टर में भी पढ़े हैं। अभिलंब के बारे में पढ़े हैं आप। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या खींचा गया लंब को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यहां हो जाएगा अगला पॉइंट, अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को क्या बोलते हैं? और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने वाली किरण को क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, है ना। उसके बाद हो गया पांचवा पॉइंट, अपवर्तक सतह। क्या है? तो अपवर्तक सतह इसको क्यों कहेंगे? क्योंकि प्रकाश किरण आने के बाद इसी सतह के कारण इसको क्या हुआ, ये दो माध्यमों को अलग अलग कर रहा है ना। तो दो माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह को बोलते हैं अपवर्तक सतह। या जिस सतह से होकर प्रकाश किरणें अपवर्तन होती है, जिस सतह से होकर प्रकाश किरणें क्या होती है? अपवर्तन होती है, उसको क्या बोलेंगे? अपवर्तक सतह। क्या बोलेंगे? अपवर्तक सतह बोलेंगे उसको। समझ में आ गया ना आप लोग को। उसके बाद है छठा पॉइंट, आपतन कोण। क्या है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनती है उसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन कोण कहते हैं ना। इसको आई द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? आई द्वारा। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। तो आप लोग समझ में आ गया ना, आपतन कोण अपवर्तन कोण। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब यहाँ पर इसको आर द्वारा सूचित करेंगे। किसके द्वारा? तो यहाँ तक किन्हीं कोई डाउट है? नहीं ना। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखो यहाँ पर अब डिफिनेशन होगा कि आपतित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, अपवर्तित किरण क्या होता है, अपवर्तक सतह क्या है, आपतन कोण कौन है, परावर्तन कोण क्या है। तो आप लोग डिफिनेशन को अच्छे से उतार लीजिएगा। नहीं, पहला है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। तो बोलेंगे हम लोग दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर पड़ने वाली किरण को, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह यही ना है जी।
इस सतह पर पड़ने वाले किरण को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण कहेंगे ना। उसके बाद है आपतन बिंदु। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर टकराती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके बाद है अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके बाद है अपवर्तित किरण। क्या है? तो आपतित किरण जब दूसरे माध्यम में चली जाती है तो दूसरे माध्यम पर अपनी पास चले क्या होती है? विचलित हो जाती है। तो विचलित हुई जो प्रकाश किरण उसको क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? उसके बाद अपवर्तक सतह, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह को क्या बोलेंगे? अपवर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या जिस हाँ अपवर्तक सतह उसको बोलेंगे, ठीक है ना। ये जब प्रकाश किरणें अपवर्तित होती है, जिस सतह से अपवर्तित होती है उसको क्या बोलेंगे? अपवर्तक सतह बोल सकते हैं। आपतन कोण। क्या बोलेंगे? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण क्या बोलेंगे? आपतन कोण। इसे आई द्वारा सूचित करेंगे। किसके द्वारा? उसके बाद है अपवर्तन कोण। क्या है? अपवर्तन कोण। तो हम बोलेंगे अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे? तो अब आगे आप लोग को पढ़ना है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हुआ करता था उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम। पहला नियम है आपतित किरण और अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, है ना जी। और दूसरा है आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया दोनों बराबर होती है। दोनों क्या होती है? आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात बराबर होता है। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ में आया ना? यानी जिस रेशियो से इसको इधर बढ़ाएंगे उस रेशियो से इधर सटेगा, और जिस रेशियो से इधर बढ़ाएंगे उस रेशियो से क्या होगा? हल्का आगे समझ में? एक मिनट, सॉरी। इधर सटाएंगे तो ये उठेगा, इधर सटाएंगे तो हल्का इधर झुकेगा ना। याद रखिएगा। अगर इसको हम इधर गया इस ओर रोटेट करेंगे, है ना, तो ये हल्का जो है इस ओर रोटेट होगा। समझ में आ गया? तो दिक्कत है। अगर हम इसको इस ओर रोटेट करते हैं तो ये हल्का इस ओर रोटेट होगा। समझ में आ गया आप लोग को ना? कोई दिक्कत नहीं ना? तो वही बोल रहा है कि इसका जो कोण बनेगा जितना इधर घसकाएगा उधर उतना उधर घसक जाएगा, जितना इधर घसकाएगा उधर उतना इधर घसक जाएगा। तो ये जो कोण बन रहा है कोणों का अनुपात हमेशा बराबर रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? कोणों का अनुपात हमेशा क्या रहेगा? आप अगर इतना डिग्री और इतना डिग्री कोण का अनुपात ले लीजिए या इसको घसका के यहाँ कर लीजिए तो ये वाला कहाँ चल जाएगा? इधर आ जाएगा। तो जिस रेशियो से इधर ही बढ़ा उस रेशियो से इधर भी बढ़ गया, बढ़ा ना। तो इसका भी अनुपात अगर हम करते हैं तो दोनों का अनुपात सेम ही रहेगा। दोनों का अनुपात क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपतन कोण के जया और अपवर्तन कोण के जया का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। तो ये दो नियम अच्छे समझ में आप लोग। पहला नियम आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा बोले हम कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण के जया का अनुपात आपस में क्या होते हैं? अब यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम बता दिए कि जिस मान ले कि यहाँ पर ही दोनों का अनुपात 1/2 आ रहा होगा। क्या आ रहा है? 1/2 नहीं, 2/1 आ रहा है मान लीजिए, या 3/2 आ रहा है। सपोज मान लीजिए ना 3/2 कितना आ गया? 2। अब जिस रेशियो से इसको आप इधर बढ़ाइएगा उस रेशियो से ये भी बढ़ जाएगा। तो अनुपात तो यही ना रहेगा कि चेंज हो जाएगा? अनुपात यही ना रहेगा, बदलेगा नहीं ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अनुपात हर एक स्थिति में सेम ही रहेगा। इसका एक नियम है कि जिस रेशियो से यहाँ इसको इधर बढ़ाएगा उस रेशियो से इधर बढ़ जाएगा, जिस रेशियो से इधर बढ़ाएगा उस रेशियो से इधर बढ़ जाएगा, है ना।
तो यहाँ पर अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए कहा जाता है कि आपतन कोण के ज्या और अपवर्तन कोण का ज्या के अनुपात आपस में क्या होते हैं, समझ में आया। अब यहाँ की अपवर्तन हुआ क्यों, ये प्रकाश किरण अपवर्तन क्यों हुआ, तो जब आप 12th क्लास में जाइएगा तो वहां आपको डिटेल से मिलेगा इसको पढ़ने के लिए कि अपवर्तन क्यों हुआ। यहाँ पर आपको एक छोटा सा कारण बता दिया जाता है कि प्रकाश के चाल में अंतर के कारण, प्रकाश के चाल में अंतर के कारण क्या हुआ, प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर हम लोग कहीं जा रहे होते हैं बाबू तो हम लोग शॉर्टकट रास्ता ही अपनाते हैं कि जल्दी से पहुंच जाएंगे, नहीं तो उसी तरह से देखिए ये एक माध्यम रहता है, यदि तो इस माध्यम में निकलने के लिए इतना दूरी तय करना पड़ता, तो ये इतना दूरी में निकल जा रहा है, ये इतना दूरी तय करना पड़ता लेकिन निकल जा रहा है इतना दूरी में, तो ये कम दूरी नहीं इससे अपेक्षा में, तो शॉर्टकट रास्ता अपनाने के लिए। तो प्रकाश के चाल में अंतर के कारण प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर नोट में देख लीजिए, हम बोल सकते हैं कि प्रकाश, देखिए ये क्या है, हवा, ये क्या है, पानी। तो अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताते हैं हवा जो है वो विरल माध्यम है और पानी जो है क्या है, सघन माध्यम है, बताए थे ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कि विरल माध्यम से जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। क्या है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। लेकिन यहाँ पर यदि हम एक कर देते हैं, लाइन खींच देते हैं, ये जो प्रकाश है ये यहाँ पर अभिलंब खींच रहे हैं, तो ये प्रकाश आने वाली अब ऐसे मुड़ के निकल जाएगी, समझ में आ गया ना। तो ये अभिलंब से दूर हट जा रही है, तो फिर ये मिल गया हवा। हवा क्या होता है, विरल माध्यम होता है। क्या होता है, तो आप देखिए दूसरा है कि सघन माध्यम से जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से। ये बात को नोट कर लीजिए अच्छे से आप लोग, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मोड़ती है और सघन से विरल में जाती तो अभिलंब से दूर हट जाती है, समझ में आ गया ना। तो यहां तक आप लोग को समझा दिए। अब अगले वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन के बाद क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ा देंगे, अगले वीडियो में ही बताएंगे, है ना। तो चलिए प्रकाश का अपवर्तन से रिलेटेड घटना जो होती है इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कि प्रकाश के अपवर्तन में कौन कौन सी घटना होती है, क्या अंतर पाया जाता है, कैसे हम वस्तु को देख पाते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।